अब हम यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखेंगे। तो पहले हम एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो अगर टर्शरी एल्कोहल्स दिया है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी एल्कोहल्स होगा। अब इसका रीज़न क्या है? तो आप कहेंगे कि टर्शरी एल्कोहल्स में आपका जो कार्बोकेटायंस होगा वो टर्शरी कार्बोकेटायंस बनेगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस वजह से हम यहाँ पर इस टर्शरी कार्बोकेटायंस को कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद फिर सेकेंडरी और उसके बाद फिर आप प्राइमरी को लेंगे। इन केस ऑफ हेलोजन एसिड्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप HI की रिएक्टिविटी को सबसे ज़्यादा बताइएगा, फिर HBr और फिर HCl को। इसके लिए रीज़न दीजिएगा कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये ईजिली ब्रेकेबल होगा, ये आसानी से टूटेगा, फिर HBr और फिर HCl। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे हम देखेंगे तो यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल होगा और उसके बाद फिर प्राइमरी एल्कोहल्स होगा। और इसके बाद फिर आप HI पे आ जाएंगे कि अगर HI और HBr में से कोई पूछेगा किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो आपको HI के बारे में बताना है और फिर HBr और उसके बाद फिर सबसे लास्ट HCl की रिएक्टिविटी को बताना है। ओके बेटा, तो इस तरह से आपका सेकंड मेथड हम लेते हैं। यहाँ पे भी एल्कोहल्स है, दैट मीन्स ये सेकंड मेथड है जिसमें कि हम एल्कोहल से ही हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो रिएजेंट था, पहले हमारे पास हेलोजन एसिड्स था, अब हमारे पास फॉस्फोरस हेलाइड्स हैं। अब फॉस्फोरस हेलाइड्स भी दो तरह के होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह के हेलाइड्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो PCl5 है जिसे आप जानते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से, और दूसरा PCl3 है, यह है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड्स। ओके बेटा, तो फॉस्फोरस हेलाइड्स अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर दो तरह के हेलाइड्स होंगे, एक तो PCl5 और दूसरा PCl3। इस केस में अगर आप देखोगे तो अल्कोहल से ही दोनों का रिएक्शंस हो रहा है, लेकिन दोनों के रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शंस करने के तरीके डिफरेंट आपको मिलेंगे। कैसे? तो PCl5 के केस में अगर आप जाओगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? 5। ओके, तो 5 क्लोरीन जब यहाँ पर पाए जाएंगे तो अब आपको रिएक्शंस किस तरह से करना है देखिए। तो एक Cl को आप H के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो आपका HCl बन जाएगा। दूसरा Cl आपके पास जो है वो R से रिएक्ट करा दीजिए, RCl बन जाएगा जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। और उसके बाद फिर अब बचेगा क्या? तो यहाँ पर 3 Cl बचेंगे, एक फॉस्फोरस बचेगा, और साथ में यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन भी अनरिएक्टिव रहेगा। तो ये तीनों अब मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये आपके लिए बेटा एक नया कंपाउंड है POCl3, जिसे हम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और ऐसे ही ROH PCl3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शंस जो है वो थोड़ा आसान पड़ेगा। आपको जो है क्या करना है, 3Cl को 3R के साथ रिएक्ट कराना है, बना देना है 3RCl। और उसके बाद जो भी बच रहा है, जैसे दैट मीन्स OH के 3 जो है वो पार्ट बचेंगे और एक फॉस्फोरस बचेगा। तो इन तीनों को मिलाकर आपका कंपाउंड क्या बनेगा? H3PO3, जिसे हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं बेटा। ओके, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, ओके, जो कि H3PO4 होता है, लेकिन ये आपका फॉस्फोरस एसिड है, दैट मीन्स ये H3PO3 होगा। तो इसको रिमेंबर किए रहिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड आपका H3PO3 होता है और फॉस्फोरिक एसिड आपका H3PO4 होता है। ओके, अच्छा, ये मेथड जो है वो हम PCl5 और PCl3 के लिए ही जनरली यूज करते हैं, क्योंकि आप PBr3 और PI3 को डायरेक्टली जो है वो नहीं शो कर सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है? ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने इसको तैयार किया है। PBr3 and PI3 are not very stable compounds. These are generally prepared by action of red phosphorus. बेटा फॉस्फोरस भी कई टाइप का होता है, तो उसमें से हमने रेड फॉस्फोरस चूज किया है। रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ या फिर आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ। अब ये प्रेफर करता है आप किसके साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते हैं तो आप ब्रोमीन Br2 लीजिएगा, और अगर आप आयोडीन का बनाना चाहते हैं तो आप I2 को लीजिएगा। इसका मेथड सिंपली हम दिखाते हैं। आप एल्कोहल्स लीजिएगा CH3OH,
फिर रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2 यहाँ पर हेलोजन्स हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जनरली कौन से होंगे, तो मैंने कहा I2 और Br2। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस होगा, अगर कन्वर्जन में पूछा जाता है तो फिर जिस हिसाब से कन्वर्जन होगा उस तरीके से आप इसको I2 या Br2 में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिएगा बेटा। ओके, तो यहाँ पर ये जो CH3OH है वो रेड फॉस्फोरस और X2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और डायरेक्टली बनाएगा CH3X। ओके बेटा, वैसे इसके लिए ये भी बता दूं कि ये रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में करना चाहते हैं तो पहले रेड फॉस्फोरस को X2 के साथ रिएक्ट करके PBr3 और PI3 बना लीजिए, और उसके बाद फिर जैसा कि ये एबव रिएक्शन है जो कि PCl3 के साथ हुआ है, उसी जगह पर ये PBr3 या फिर PI3 को अटैच करके यहाँ पर आप सीधे सीधे बना सकते हैं। यहाँ पर RCl लिखा हुआ है, तो अगर आप जो है वो यहाँ पे PBr3 लेंगे तो ये हो जाएगा RBr। ओके, अगर यहाँ पे आपने PI3 लिया होता तो यह आपका RI हो जाता, और इसके आपके 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिल जाते। ओके बेटा, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर कभी भी रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2 आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये जो कंपाउंड बनाएगा वो PCl3 टाइप का ही कंपाउंड बनाएगा, दैट मीन्स PBr3 और PI3। तो मैकेनिज्म वही है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम PCl3 डायरेक्ट लेते हैं और यहाँ पर आपका रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2 करके लेते हैं।